दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा है। उनको बोला है कि आतिशी को अपना करियर बचाने के लिए रखना है तो वह जल्द भाजपा में शामिल हो जाएं। आप मंत्री के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और आतिशी को एक नोटिस भेजा है। आतिशी को सोमवार यानी 8 अप्रैल को दोपहर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। इससे पहले भाजपा ने आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा था। वहीं आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 4 अप्रैल को भाजपा ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 5 अप्रैल को सुबह 11:15 बजे न्यूज चैनलों पर फ्लैश हुआ कि आतिशी को नोटिस भेजा गया, लेकिन खबर के आधे घंटे के बाद उन्हें मेल पर नोटिस मिला। इसका मतलब है कि भाजपा पहले चुनाव आयोग का नोटिस मीडिया में प्रसारित करती है और उसके बाद उन्हें नोटिस मिलता है। ऐसे में उनका सवाल और आरोप है कि क्या चुनाव आयोग भाजपा का सहायक संगठन बन गया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आतिशी पर मानहानि का हमला बचाव का प्रयास या सियासी चाल? आलोक सोती जी। माफ कीजिएगा, आलोक सोती जी का टेक्निकल फेलियर की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम बात कर रहे थे राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक चौंकाने वाला दावा किया था। उन्होंने कहा था कि एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा था। उनको बोला था कि आतिशी को अपना करियर बचाना है तो वह भाजपा में जल्द शामिल हो जाएं। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आलोक सोती जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक सोती जी, आतिशी पर मानहानि का हमला बचाव का प्रयास या सियासी चाल, क्या कहेंगे? आलोक सोती जी। देखिए, अगर आप को उठा के देखें, मेरी माफ कीजिएगा, आलोक सोती जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो मैं आपको दिल्ली सरकार की एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौंकाने वाला दावा किया था, जहां उन्होंने भाजपा के एक नेता के उनके करीबी से संपर्क साधने की बात कही थी। उन्होंने बोला था कि आतिशी को अपना करियर बचा के रखना है तो वह जल्द भाजपा में शामिल हो जाएं या जेल चली जाएं। आप मंत्री के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और आतिशी को एक नोटिस भेजा है। आतिशी को सोमवार यानी 8 अप्रैल को दोपहर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। इससे पहले भाजपा ने आतिशी को मानहानि का नोटिस भेजा है। वहीं आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 4 अप्रैल को भाजपा ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सोती जी, आतिशी पर मानहानि का हमला खुद को बचाने का प्रयास या सियासी चाल? सियासी चाल नहीं है। अगर आप देखें, आप पार्टी का इतिहास देखें तो वो हमेशा इस तरीके के जो आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे, चाहे वो आंदोलन से उठी हुई थी। और आपने देखा था अरविंद केजरीवाल साहब ने जेटली साहब पे लगाया, गडकरी साहब पे आरोप लगाया, मानहानि का मुकदमा तक हुआ और जाके बाद में अदालत में जो है उन्होंने जो है अपने को कंसीड किया, क्षमा मांगी और आगे बढ़ गए। इस तरीके की ये परंपरा चलते रहे। लेकिन आज के प्रवक्ता ये नहीं जान रहे हैं कि उनके पास एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक राजनीतिक दल है, पूर्ण बहुमत के पास सरकार है, केवल दिल्ली में नहीं पंजाब में भी है। इसलिए उनको एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह काम करना चाहिए। उसमें भी देखा था कि आतिशी जी ने ऐसा आरोप लगाया था जिसमें दिल्ली पुलिस उनके घर जांच करने पहुंची थी कि आखिर किस आदमी ने आपको पैसे देने की बात की, उसके बारे में बताए। काफी लंबा नाटक हुआ लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं लिखना है। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि आपके प्रवक्ता जिस तरीके का आरोप लगा के बचना चाहते हैं वो ठीक नहीं है। भारतीय राजनीति के लिए ये सही बात नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ है, सब कुछ है, तब आप इस बात को कीजिए, गंभीरता से कीजिए, वरना इससे पार्टी की साख और पार्टी के जो तत्व, जो पॉलिटिकल आपका जो राजनीतिक कैरियर है, जो तत्व है, वो गिरता है। अगर आपको इस तरीके के आरोप लगाने हैं, वो भी आप एक बड़ी नेशनल पार्टी में लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास सबूत होने चाहिए। बिना सबूत के अगर इस तरीके के आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो उसको ना जनता मानेगी, ना ही जिस पॉलिटिकल पार्टी में लगा है वो शांति से बचेगी। तो इसमें देखिए चुनाव आयोग भी आ गया है रात, और साथ ही में आपने देखा है कि मानहानि का दावा भी कर दिया है भाजपा ने, बीजेपी की पार्टी ने। तो इसमें इस मौके पे जो है इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि आतिशी जी फंसती हुई नजर आ रही है। उनको तोड़ मोल के
सोच समझ के, एक बड़ी नेता है, इस समय वैसे भी आप पार्टी जो है मुसीबत के दौर से निकल रही है, इस तरीके के जिसमें बयानात ना दें जिसमें कोई उनके पास आधार या कोई प्रूफ ना हो। आलोक सोती जी, आतिशी चुनाव आयोग को भाजपा का सहायक संगठन बता रही हैं, लेकिन अगर उनके पास सबूत हैं तो उनके पास भी चुनाव आयोग से शिकायत करने का ऑप्शन खुला हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है, क्योंकि आप देखते हैं कि आप पार्टी हमेशा कहती थी कि जो कोई घूस मांगे तो उसका जो है आप वीडियो बना लीजिए, हमको दीजिए। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसका वीडियो उनके पास होगा, या कोई फोन आया तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होगी जिसको वो दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को दे सकती है। लेकिन वो इस तरीके का उन्होंने नहीं किया, केवल एक आरोप लगा के भाग जाना, हिट एंड रन वाला जो स्थिति है वो अब दूर तक नहीं चलने वाली। एक समय थी, राजनीति इस तरीके की चलती थी, लेकिन आप जानते हैं कि रोज रोज एक ही तरीके की राजनीति नहीं चलती है। इसलिए हम आतिशी जी को और जो और भी जो नेता है, प्रवक्ता हैं, उनको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या टीवी डिबेट में इस तरीके आरोप ना लगाएं जिसका उनके पास सबूत ना हो। आलोक सोती जी, आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा का भी जिक्र किया था, जिसका आज तक ना तो ईडी के चार्जशीट में नाम आया है, ना किसी विपक्षी दल की तरफ से उनका नाम उछाला गया है। क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा आतिशी ने राघव चड्ढा का नाम लिया? देखिए, राघव चड्ढा इस समय जो है बहुत फूक फूक के चल रहे हैं, और आपने देखा कि जिस तरीके से आपके बड़े बड़े नेता तिहाड़ जेल में गए, हालांकि संजय सिंह जी को जमानत मिल गई है शराब कांड में, लेकिन राघव चड्ढा जो है अपने को बहुत बचा के चल रहे हैं और बीमारी का बहाना करके लंदन में बैठे हैं। वो चीजों को समझ रहे हैं और बहुत शांति से बैठे हैं। आप जानते हैं कि जो ईडी है उसकी भी और जो लोकतंत्र है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। आप सभी को बंद करके जो है लोग चुनाव नहीं करा सकते, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। अदालत को भी ध्यान में रखना है कि जो चुनाव है, लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव है, उसमें जो ज्यादा से ज्यादा नेता जो हैं वो बाहर होने चाहिए, ताकि वो अपने पार्टी के लिए जो है प्रचार प्रसार कर सके। यही लोकतंत्र की शक्ति होती है। लेकिन चूंकि उनपे जो आरोप है बड़े गंभीर है, जिसको देखते हुए लगता है अदालत जो है जल्दी उनको जो बेल देने के लिए राजी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो समझ में आ रहा है कि जो हमारे जो नेता हैं, चाहे आप पार्टी हो, हालांकि पार्टी छोटी है लेकिन दिल्ली में एक बड़ा ही महत्व है, तो इनके नेताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। आतिशी जी एक बड़ी नेता है, इस तरीके के आरोप लगाने से उनको बचना चाहिए जिनके सबूत उनके पास ना हो। जी आलोक जी, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर 5 न्याय स्तंभ के साथ 25 गारंटियां दी हैं, जिस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि घोषणा पत्र को जनता के हित में बनाया गया है, जिसमें युवा, किसान, नारी, मजदूर सभी को ध्यान में रखा गया है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करने में माहिर रही है, जिसका इतिहास देश की जनता ने देखा है। वहीं डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश और प्रदेश की जनता को कांग्रेस की न्याय गारंटी पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं है। हिस्सा थे इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 5 न्याय के स्तंभ के साथ साथ 25 गारंटियां दी हैं। जो 5 कांग्रेस के न्याय हैं, इसमें नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, मजदूर न्याय, हिस्सेदारी न्याय। कांग्रेस की घोषणा पत्र में महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने के साथ साथ मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 200 से बढ़ा के 400 किए जाने और एमएसपी के लिए कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संसद में कानून बनाने का वादा किया गया है। इस घोषणा पत्र में युवाओं को हर साल 30 लाख नौकरी देने के साथ साथ 5,000 करोड़ रुपए का क्लस्टर के हिसाब से एक नई बजट बनाने की घोषणा की गई है। इस घोषणा पत्र से देश के लोगों में एक नई न्याय की आशा जगी है। कांग्रेस का घोषणा पत्र इस देश के आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हो। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नेतृत्व है, न नीयत है, न काम है, और इसलिए लोग
कांग्रेस छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनको लगता है कि उनके सपनों के भारत के निर्माण का काम आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, 5 न्याय स्तंभ 25 गारंटियां, क्या लगता है भाजपा सरकार की विकास रथ से कांग्रेस रेस लगा पाएगी? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी की 25 गारंटियां, 5 नया 25 गारंटियां, जिसमें उन्होंने सबसे पहले किसान, मजदूर और सभी को समाहित कर दिया है, जिन्होंने 25 गारंटियां दी। 1 लाख रुपए है उससे कानूनी मान्यता देके 30 लाख सभी उनके लिए जो मसरेदा होता है उसको भी बढ़ाया जाएगा पैसा, और मजदूरी जो है उसमें 400 बढ़ाने के इस तरह से 25 गारंटियां सभी वर्गों को किया। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आना बाकी है, लेकिन 25 गारंटियां पार्टी ने जनता को दी है, ये काफी बेहतरीन देश की बात है। लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस को बीजेपी से बढ़कर गारंटियां जो लोगों को उसका उन्हें नहीं मिल पाया है, विधानसभा उनके पक्ष में नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी से बढ़ कर घोषणा और वादे उन्होंने करके जनता को लेकर उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में नहीं मिल पाया। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो किस तरह से निकालती है, और जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 5 25 गारंटियां जो जनता को दी, जनता को कितनी राहत आती है, क्योंकि महिला वर्ग को साथ देते हुए और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है, बीच में उन्होंने जो 1 लाख रुपए बाद महिलाओं को दी है। उन्होंने पहले भी विधानसभा चुनाव के समय ठीक। भारतीय जनता जिज्ञासा, भाजपा के संकल्प पत्र आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुक करते हैं तीसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने रिएक्शन और बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जहां कभी वह फिल्मी स्टारों पर प्रतिक्रिया देते हैं, कभी फिल्मी गानों पर, तो कभी विपक्षी नेताओं पर। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद वह मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, जहां ज्वाइनिंग कमेटी के चीफ बनाए गए नरोत्तम मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए खुद को अति आत्मविश्वास का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में हार हो जाती है। कहा कि अति आत्मविश्वास के कारण मराठा सेना पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हार गई थी। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वजों ने पानीपत का युद्ध लड़ा था, जिस कारण बिना सिंधिया का नाम लिए इसे सिंधिया पर तंज के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन अति आत्मविश्वास में फिर भी नहीं आना है अपन। अति आत्मविश्वास घातक होता है, जीती बाजी हार जाते हैं, जिसका उदाहरण मैं आपके सामने इससे बढ़िया उदाहरण सामने लगा। अच्छा, मेरा कोई बात नहीं, महाराज साहब बैठे हैं इसलिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पे आक्रमण करने मुगल आए थे, अहमद शाह अब्दाली, तब मराठाओं की सेना ने डट के मुकाबला किया था। आपको ठीक जानकारी होगी, मैं तो वैसे ही कहीं तो भी सुनी या पढ़ी बता रहा हूं। और हमारी सेना लगभग जीत गई थी मराठाओं की, लेकिन जब जीतती हुई सेना में सेवा भाव हमारे सेनापति थे उस सेना में, उन्होंने कहा अब तो युद्ध हम जीत ही गए हैं, तो वो घायल सैनिकों को देखने के लिए, इकट्ठा समेटने के लिए हाथी के हौदे से नीचे उतर गए। और बाकी के सैनिकों ने ये सोचा कि हमारे सेवा भाव या तो गिरफ्तार कर दिए गए या घायल हो गए या मारे गए, तो हमारी सेना में भगदड़ मच गई। तो कभी कभी जीती बाजी भी हार जाते हैं, इसलिए अति आत्मविश्वास में ये 2 ही उदाहरण मैं आपको पर्याप्त दे रहा हूं। खबर मध्य प्रदेश के
ग्वालियर से बता रहे थे, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने रिएक्शन और बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कभी वह फिल्मी सितारों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कभी फिल्मी गानों पर अपने विचार रखते हैं, तो कभी विपक्षी नेताओं पर। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद वह काफी समय से मीडिया से दूरी बनाए हुए थे। जहां ज्वाइनिंग कमेटी के चीफ बनाए गए नरोत्तम मिश्रा ने सभा को संबोधित करते हुए खुद को अति आत्मविश्वास का शिकार बता दिया। उन्होंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में हार हो जाती है। उन्होंने आगे कहा कि अति आत्मविश्वास के कारण मराठा सेना पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हार गई थी। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वजों ने पानीपत का युद्ध लड़ा था, जिस कारण बिना सिंधिया का नाम लिए इसे सिंधिया पर तंज के तौर पर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने भाषण में ओवर कॉन्फिडेंस का जिक्र करते रहे, जहां उन्होंने खुद को ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बता दिया। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रिएक्शन और बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जहां कभी फिल्मी सितारों पर वह अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कभी फिल्मी विचारों और फिल्मी गानों पर अपने विचार रखते हैं। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, खुद को ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बताना, हार का दर्द या सहानुभूति पाने का प्रयास, क्या कहेंगे? देखिए अभिनव लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बयानबाजी का दौर भी चलेगा। और देखिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो है चुनाव प्रचार में थे, और इस दौरान उन्होंने ये बात कही कॉन्फिडेंस में विधानसभा चुनाव लड़े थे, और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते वो चुनाव हार गए थे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वोटिंग हुई और कांग्रेस के प्रत्याशी ने उनको भर रहा है, इस तरह की वो चुनाव हार गए। को लेकर भी कई मायने लगाए जा रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर वो हारे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है, जिसमें केजरीवाल और जो कांग्रेस पार्टी है और जो जिस तरह से आतंकवादियों के साथ बात करती है, उस पर भी जिक्र किया है। लेकिन मेन मुख्य बात ये रही है कि जो ग्वालियर के सिंधिया घराना जो 1761 की करीब बात होगी, पानीपत के युद्ध में मराठा जो सैनिक थे वो अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे, और इसकी वजह ये बताई गई थी कि ओवर कॉन्फिडेंस था मराठा सैनिकों को, जिसकी वजह से हार मिली थी। उसका उन्होंने ये उदाहरण लिया है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जिस पर उनका वो लक्ष्य था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव में 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, जो यादव परिवार से आते हैं, और जो उनका जो दूसरे कैंडिडेट बीजेपी से खड़े हुए थे, उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। साफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का मानना यह था कि उन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतेंगे ही, हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सिंधिया परिवार का कब्जा रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केपी यादव ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया, जो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी थे, तो ये साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की ओवर कॉन्फिडेंस में हार होती है। इस बात को सिंधिया ने भी स्वीकारा, और सिंधिया ने अपने जो कार्यकर्ता थे, जो उनके चाहने वाले थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो नरोत्तम मिश्रा है, वो यहाँ पर के साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं और के नेताओं और जो की जनता है, उनसे भी ये अपनी बात करते नजर आ रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। किसी भी बात को लेकर आप जमीनी हकीकत तक जाए, जमीनी लोगों से बात करें, तब जाकर ये चीज हासिल होती है। अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में साइलेंट वोटर क्या कहते हैं ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो 10% जनसंख्या है वो सिर्फ वही दिखाती है कि हम किसको वोट डालेंगे, किसको वोट नहीं डालेंगे। 90% के करीब जो होता है साइलेंट वोटर होता है, और साइलेंट वोटर ही डिसाइड करता है कि कौन प्रत्याशी जीतेगा। ग्वालियर 2019 में यही हुआ था। केपी यादव ने जो ग्वालियर गुना की सीट थी, उसमें केपी यादव बीजेपी से उतरे थे, और माना यह जा रहा था कि सिंधिया ही चुनाव को जीतेंगे, क्योंकि सिंधिया का लगातार यहाँ पर सिंधिया परिवार का कब्जा था, और इससे पहले भी सिंधिया यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सिंधिया को 1,25,000 मतों से हार मिली थी, जिसको अब दोहराते भी नरोत्तम मिश्रा आए
कि वो विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नरोत्तम मिश्र की हार हुई थी, 2 राउंड की गिनती हुई थी, उसके बाद भी नरोत्तम मिश्र हारे और माना ये जा रहा था गृह मंत्री थे, अच्छे खासे पद में थे और बयानबाजी काफी करते थे, हिंदुत्व को लेकर काफी मुखर थे और अन्य बातों पर बयानबाजी को लेकर भी सुर्खियों में रहते थे। लेकिन वो जिस तरह से दतिया से चुनाव हारे तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए एक बात बताई कि ग्वालियर में भी, गुना में भी उसी तरह पानीपत के युद्ध में 1761 की बात है कि पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठाओं को हराया था, सदाशिव जो मराठा थे उनको हराया गया था। तो ओवर कॉन्फिडेंस से मराठा इसमें आए थे, जिसके बाद वहां पर माना करीब 1 लाख लोगों की, तो ये भयानक सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है, उसका एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर से किया और साफ साफ संदेश दिया है कि गुना की जनता ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे, गुना के जो बीजेपी के कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में न रहे और जमीन पर नहीं हटक समझे और जमीन ठीक है सत्यम, जिससे गुना में यकीन हो। ठीक है सत्यम, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, अपनी चुनावी तैयारियों का अवलोकन करते रहें। बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुक करते हैं हमारी आखिरी और अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मेरठ से लोकसभा चुनाव के प्रचार के शंखनाद के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा स्टार प्रचारकों के दौरे लगातार जारी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के तहत उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस कर रही है। बता दें कि सहारनपुर लोकसभा सीट से 2019 में बसपा से हार का सामना कर चुकी भाजपा इस बार कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पिछले 10 दिनों में भाजपा के स्टार प्रचारकों की सहारनपुर में लाइन लगी हुई है, जबकि विपक्ष खामोश नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी आगाज कर चुके हैं। वहीं 6 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री की रैली में उनके साथ जयंत चौधरी भी मंच पर दिखेंगे। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, 2019 के चुनाव में हार का सामना कर चुकी भाजपा स्टार प्रचारकों के माध्यम से माहौल बनाने में, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई है। क्या लगता है स्टार प्रचारक सहारनपुर फतह दिला पाएंगे? देखिए अभिनव, कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारनपुर में दौरा है, जहां दिल्ली रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में विशाल रैली रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संभावित कार्यक्रम है वो 10:30 पर सुबह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले ही जायजा ले चुके हैं और सबसे अहम बात है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 3 मुख्यमंत्री इस रैली में शामिल होंगे और यहाँ के मतदाताओं को संबोधित करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मेरठ से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ की जनता को संबोधित करने का जो काम किया है और यह कहा जाए कि ये चुनावी आगाज था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ में। और मेरठ की रैली में यहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री की इस रैली में शामिल थे। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि एनडीए गठबंधन में आरएलडी अब यहाँ शामिल हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस रैली को संबोधित करेंगे। माना जाता है कि सहारनपुर हो, बागपत हो, शामली हो या आसपास के कई जिले और कई लोकसभा क्षेत्र आते हैं, तो वहां जो जाट वोट है वो आरएलडी के साथ हमेशा रहा है। तो ऐसे में कल आरएलडी के मुखिया चौधरी जयंत सिंह जब यहाँ संबोधित कर रहे होंगे तो वह एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ वोटों की अपील करेंगे। और आपको एक चीज महत्वपूर्ण बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर का 4 बार दौरा किया है। जब भी वो आए हैं तो यहाँ शाकंभरी माता के दर्शन जरूर उन्होंने किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले 2016 में सहारनपुर पहुंचे थे और इसके बाद 2017 में विधानसभा का चुनाव था तब वो आए, 2019 में लोकसभा के चुनाव में आए और 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आए। तो अब 2022 के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर 2024 में आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये 5वां दौरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जिला बचा हो जहां पर उन्होंने दौरे ना किए हो, चाहे वो चुनावी दौरे रहे हो या फिर तमाम योजनाओं की सौगात देने को लेकर रहे हो। तमाम योजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और इसके साथ शिलान्यास करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर अधिकारियों के साथ कल ही समीक्षा बैठक की थी। सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद व्यवस्था की गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी रहेंगे, उसके साथ ही
3 सीएम इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, इसलिए पूरे सहारनपुर के चप्पे चप्पे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद की गई है। अर्धसैनिक बल रहेंगे, स्टेट फोर्स भी रहेगी, महिला पुलिस भी रहेगी, किसी भी आम आदमी को कोई भी परेशानी ना हो उसको लेकर खास महत्व यहाँ दिया गया है। और इसके साथ यह भी ध्यान रखा गया कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जो कार्यकर्ता हैं वह भी पूरी तरीके से ध्यान रखें, किसी भी तरीके से आचार संहिता की कोई धज्जियां ना उड़े, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है। और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने आदेश जारी किया है किसी भी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन ना हो और अनुशासन के तहत यह कार्यक्रम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल 10 बजे यहाँ 10:30 पे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो भारी संख्या में भाजपाई भीड़ को लेकर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण को सुनेंगे, साथ ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी रहेंगे, उनके भाषण को सुनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। ये लोग भी जनता को संबोधित करने का काम करेंगे, क्योंकि सहारनपुर की बात की जाए, सहारनपुर जो जिला है वो हरियाणा और उत्तराखंड की सीमाओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में इन दोनों मुख्यमंत्रियों का भी काफी प्रभाव यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि जो निकटवर्ती इलाके हैं वहां पर इनके क्षेत्रों का भी प्रभाव देखा जाता है। दूसरी सरकार के कामकाज को लेकर भी लोग यहाँ प्रभावित दिखाई देते हैं। हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, उसके साथ ही उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, तो बड़ा प्रभाव यहाँ दिखाई देगा। हालांकि 2019 के चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और बहुजन समाज पार्टी ने इस लोकसभा सीट को जीता था, लेकिन इस बार इस सीट पर खासी जो नजर भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है कि कैसे बीएसपी के गढ़ को तोड़ा जाए और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। और इसी कमल खिलाने को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ भाषण देंगे और इसके साथ ही 2 मुख्यमंत्री जिसमें नायब सिंह सैनी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पुष्कर सिंह धामी वह भी संबोधन करने का काम करेंगे। जनता से अपील करेंगे कि वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ पर वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को यहाँ वोट दें। और देखिए, अगर बात की जाए अभिनव इस क्षेत्र की, जो सहारनपुर है, सहारनपुर से लगा हुआ ही बागपत है और इसके साथ ही शामली लगा हुआ है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक जो देखा जाए काफी प्रभाव है। उसमें सबसे बड़ा प्रभाव अगर हिंदू चेहरे के रूप में देखा जाए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखा जाता है, क्योंकि ये जो इलाके हैं पहले की सरकारों में यहाँ पलायन करने के मामले अक्सर आते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान 2017 में संभाली, 2022 में संभाली, तो कानून व्यवस्था को पुख्ता किया है और इसी कानून व्यवस्था और अपनी जो योजनाओं इन्हीं के सहारे पर जनता से वो वोट मांग रहे हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जीते जाएं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी 10 सीटों पर काबिज है उत्तर प्रदेश में, 3 समाजवादी पार्टी के पास है। तो ऐसे में कैसे इन विपक्षी दलों की सीटों पर कब्जा किया जाए, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं लगातार रैलियों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, उसके साथ जन चौपाल को संबोधित कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। जी प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।